Okay, so we are going to do today cash flow statement. Okay, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो भाई लोग, जिससे हम तुम लोग को ठीक से पढ़ा सकें। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ में आ गया बात को? अगर मैं तुम लोग को बहुत शॉर्टकट में समझाऊं, एकदम शॉर्टकट में समझाऊं, तो मान लो अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस मेरा बैंक में, मैंने बिजनेस के पहले दिन अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपया है, ठीक है, मैंने, इधर आ जाओ, मैंने सेल्स किया, सपोज कर लो, वाह सेल्स का स्पेलिंग जल्दी से बताऊंगे, सपोज कर लो मैंने सेल्स किया 50,000 रुपया, ठीक है, मैंने परचेज किया, सपोज कर लो 30,000 रुपीज, ठीक है, तो मेरे पास साल के एंड में कितना बैलेंस होना चाहिए? कितना बैलेंस होना चाहिए? हाँ, अच्छा, 30,000। 30,000। 30,000 कैसे? ऑब्वियसली 10,000 मेरे बैंक में था, मैंने सेल किया 50,000 का, मैंने परचेज किया 30,000 का, तो मैंने 50 और 10 60,000, 30,000 का मैंने परचेज कर लिया, तब मेरे बैंक में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? मेरे बैंक में क्लोजिंग बैलेंस बचा 30,000। ठीक है, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लोग के पास ये ओपनिंग बैलेंस भी रहेगा और ये क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा। समझ में आ गया आपको? और हमको पता क्या करना है? हमको पता ये करना है कि हमारे बैलेंस, जब हमने हमारा जो साल भर का अकाउंट था, वो कैश कहाँ यूज हुआ, कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया। तो बेसिकली हमको ये जो बीच का जितना एक्टिविटी है ना, ये सारा एक्टिविटी के बारे में हमको पता लगाना है। समझ में आ गया आपको? तो जब तुमको सम मिलेगा, सम में तुम्हारे पास आंसर पहले ही रहेगा, माने क्लोजिंग बैलेंस तुमको पहले ही मालूम होगा कि मेरा साल के एंड में 30,000 रुपीज है। ठीक है, साल के स्टार्टिंग में भी तुम्हारे पास कितना रुपया तुमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इन लोग, अब ऑब्वियसली क्योंकि तुम लोग क्लास 12 में आ गया, थोड़ा सा बड़ा अकाउंट्स कर रहा है, कंपनी अकाउंट्स कर रहा है, तो इसके अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बॉटम आइडिया यही है कि एंड में आपके पास जो बैलेंस था और स्टार्टिंग में आपके पास जो बैलेंस है, उसके बीच में कैश का क्या हुआ। ठीक है, कैश कहाँ आया, कहाँ गया, अपन ने कैश के संग क्या किया, तो अपन को कैश के बारे में पूरा ढूंढना है। समझ में आ गई बात को? ये हम लोग को काम करना है। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? कैश फ्लो हमारा कोई बैलेंस शीट नहीं है, कैश फ्लो से हमको कोई प्रॉफिट नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कैश फ्लो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक बिजनेस को अगर किसी को पेमेंट करना है तो बिजनेसमैन को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या लिक्विडिटी की पोजीशन है, मैं कितनी जल्दी पेमेंट कर सकूंगा, मेरे पास कहां पर कैश, मैंने कब कितना कैश रहेगा। अगर ज्यादा कैश है मेरे पास तो वो भी मेरे लिए नुकसान है, और अगर कम कैश है तो वो भी मेरे लिए नुकसान है। ठीक है, ज्यादा कैश का मतलब ये हो गया कि मैं माल नहीं खरीद रहा हूं, पैसा को ब्लॉक करके रखा हूं, तो वो एक नुकसान है। और अगर मेरे पास कैश फ्लो कम है तो मैं पेमेंट टाइम में नहीं कर पाऊंगा, तो उससे मेरा रेपुटेशन खराब होगा, तो ये भी एक तो नुकसान होता है। ठीक है, चलो, नाउ इन लोग ने क्या किया है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन लोग बोलता है कि जो कैश मेरा आता है और वो जाता है, वो तीन मेन एक्टिविटी में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला वाला एक्टिविटीज को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो मेरा बिजनेस एक्चुअली काम कर रहा है, जो मेरा बिजनेस का मेन काम है ऑपरेटिंग। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद जो एक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। ठीक है, और उसके बाद जो एक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। समझ में आ गया बात को? इसका मैंने एक कोड बनाया है, ओह इफ आई न्यू, क्या मेरा कोड क्या है? ओ इफ आई न्यू। ठीक है, तो ओ से आ गया ऑपरेटिंग, आई से आ गया इन्वेस्टिंग, एफ से आ गया फाइनेंसिंग। याद रहेगा, ओ इफ। ठीक है, इसका कोड क्या है? ओ इफ। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जब कैश फ्लो बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, माने इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे
हम लोग देखेंगे कि जब हम ऑपरेशन कर रहे थे उसमें मेरे पास कहां से कैश आया और कहां पर कैश गया, और हम बताएंगे कि नेट मेरे पास ऑपरेटिंग में कितना रुपया आया या कितना रुपया गया। ठीक है, मान लो हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद मेरे को कैश में 10,000 रुपया आया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि मेरा फर्म क्या चीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब हो सकता है लैंड, बिल्डिंग, सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, जो दूसरी कंपनी काम खरीद रहे हैं वो मेरा इन्वेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो जब हम कुछ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और अगर हम उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सब मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। फिर हम देखेंगे कि मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा ज्यादा गया कि कम गया। मान लो उसमें मेरा -5,000 हो गया, मतलब मेरे पास हमने पैसा ज्यादा लगा दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नहीं डूबेगा क्या, माने ये तो हमने माने इन्वेस्टिंग में मेरा नेगेटिव आ रहा है, माने इन्वेस्टिंग में कैश ज्यादा गया। ठीक है, फिर हमने फाइनेंसिंग का निकालना है। ठीक है, हम चेक करेंगे फाइनेंसिंग का मतलब हो गया वो पैसा जो हम बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लगाते हैं। जैसे हम जब शेयर इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, है ना, या बैंक से लोन लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीनों चारों चीज जो होता है वो फाइनेंसिंग में आता है। समझ में आ गया बात को? तो हम उसमें निकालेंगे मेरे पास कितना पैसा आया। ठीक है, सपोज कर लो उसमें भी हमको 10,000 रुपया आया ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में सपोज कर लो, मैं यहां तुमको बता रहा हूं मेरे पास सपोज कर लो ओपनिंग बैलेंस यहां पर मेरे पास 50,000 रुपया। ठीक है, तो 50,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग में मेरे पास कितना रुपया आया, 10,000 आया, तो मेरे पास कैश कितना हो गया, 60,000 हो गया। इन्वेस्टिंग में हमने 5,000 ज्यादा खर्चा कर दिया, तो कैश कितना हो गया, 55,000 हो गया। और फिर फाइनेंसिंग में हमको 10,000 रुपया और मिला, तो 65,000 आ गया। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 65,000 रुपीज मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुमको फिर से बता दूं, एग्जाम में जब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों होगा। समझ में आ गया बात को? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकालेंगे कितना रुपया निकला हमारा। ठीक है, फिर नंबर 2 हम इन्वेस्टिंग में निकालेंगे मेरे पास कितना आया या गया। ठीक है, फिर नंबर 3 फाइनेंसिंग में निकालेंगे कितना आया या गया। ठीक है, नंबर 4 क्या करेंगे, हम अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड कर देंगे, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को हम ऐड कर देंगे। ये चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। समझ में आ रही बात को? गेटिंग द हैंग ऑफ इट हाँ नंदिनी, रिद्धि? हाँ सर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, समझ में आ गई बात को? ये तीन मेन ऑपरेशंस है। कैश फ्लो में तुम देखेगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है वो काफी इजी है। ठीक है, वो तुम लोग आराम से निकाल लेगा, उसमें बेसी दिमाग लगाना तुम लोग को नहीं पड़ेगा। जो मेन प्रॉब्लम होगा वो ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग में सबसे पहले तो सपोज तुम लोग इमेजिन करो एक पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट तुम लोग जो क्लास 10 में 11 में बनाए थे, एक फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग और पीएल आइटम आप दिमाग का लगे। जो हमारा ट्रेडिंग और पीएल होता है ना वो बेसिकली ऑपरेटिंग ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाता है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है मेरा, क्या उसमें कैश जाता है? डेप्रिसिएशन में कैश जाता है? नहीं, कैश नहीं कैसे जाता है? सर। कैश नहीं जाता है डेप्रिसिएशन में। तुम कैश पेमेंट करते हो डेप्रिसिएशन? अच्छा, कैश पेमेंट, अच्छा कैश ज्यादा मेरे तरफ से नहीं जाता है ना, तो बिजनेस में तो उसमें कोई कैश नहीं जा रहा है ना। बट एसेट में रहता हूँ। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं ना, तो वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कैश, कि मेरा कैश जा रहा है कि मेरा कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में तो मेरा कैश नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम पीएल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो अब जैसे हमने सेल दिखा दिया, ठीक है, और परचेज दिखा दिया, और फिर अगर तुमने डेप्रिसिएशन दिखाया, ठीक है, तो वो तुम्हारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो उतना तो कैश फ्लो हुआ नहीं ना। समझिए मेरा बात, तुम लोग मेरा बात समझा मैंने क्या बोला? सपोज कर लो मेरे पास 4 आइटम है, सेल, परचेज, ठीक है, और डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने सेल दिखाया, सपोज कर लो मैं यहां लिख के दिखा तुम लोगों को। ठीक है, सपोज कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, छोटा सा मैं तुम लोग को एक तो आइडिया देता हूं। सपोज कर लो मैंने सेल्स दिखाया,
अगेन 1 लाख रुपया का, ठीक है। ठीक है। मैंने परचेज दिखाया समझ कर लो 50,000 रुपया का, ठीक है। हाँ। और मैंने डेप्रिसिएशन दिखा दिया समझ कर लो 5,000 रुपया, ठीक है। ये करने से मेरा एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा? सेल्स माइनस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, है ना, दैट इज 45,000, ठीक है। नाउ अगर इनडायरेक्टली अगर मुझे कैश फ्लो निकालना है तो सबसे पहले ना मैं उल्टा चलता हूं, मैं नेट प्रॉफिट का फिगर पकड़ता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैं नेट प्रॉफिट का फिगर पकड़ता हूं 45,000, ठीक है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर मैं इस 45,000 में 5,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मेरा कैश फ्लो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास सेल कितना हुआ? हाँ 1 सर। लाख का। मेरे पास कैश कितना आया? 1 लाख का माल बेचा मैंने, मान लेते सारा कैश में बेचा, हाँ ठीक है। 1 लाख का माल बेचा तो सेल हो गया मेरा 1 लाख। परचेज मैंने कितना किया? 50,000। तो लाख माइनस 50,000, मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 50,000। उतना ही तो मेरे पास कैश इन हैंड भी है टेक्निकली। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने पीएल में डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा अगर मुझे कैश फ्लो निकालना है तो। समझ में आ रही बात? को हाँ सर, नहीं समझ में आया तो फिर समझ। सुन लो, है ना। इस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना आया? मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 45,000। तो अगर मैं ये मान लूं कि 45,000 मेरा कैश फ्लो है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि माने कैश से रिलेटेड ही नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें एक आइटम और जोड़ू, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। ये नया वर्ड तुम लोग सुन रहे हैं अभी। अमोटाइजेशन का मतलब होता है आस्ते आस्ते हम गुडविल को राइट ऑफ रिडक्शन। करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं पीएल में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2,000 रुपया पीएल में डाल दिया, ठीक है, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल डाल दिया। और मेरे को उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट 45,000 है, ठीक है। तो मेरे पास कैश फ्लो में कैश कितना है बताइए? 43, सर ऐड करना होगा 45,000 में 5,000 और 2,000। 52। हाँ, तो अगर मैं अगर मेरा कैश फ्लो निकालने के लिए यहां से चालू कर रहा हूं, माने सबसे पहले बैलेंस मेरे को नेट प्रॉफिट का ही आएगा, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट से चालू कर रहा हूं तो इसमें क्या करूंगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? अब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं खाली वो आइटम ऐड कर दूंगा जो कि एक्चुअली कैश नहीं गया ना। पूरा अगर तुम कैलकुलेट करेगा सेल्स माइनस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन ये करेगा तो ये डायरेक्ट मेथड है। मैं इनडायरेक्ट मेथड में जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा? मैं वो आइटम ऐड कर दूंगा जिसमें कैश नहीं जा रहा। तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? डेप्रिसिएशन। कितना हो गया? 5,000, ठीक है। और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? यस आई एम कमिंग टू यू, अमोर्टाइजेशन ऐड कर दूंगा 2,000। तो मेरे पास कैश फ्लो कितना आ गया? ऑपरेटिंग में कितना आ गया? 52,000। 47। अगर हाँ मेरा 45,000 नेट प्रॉफिट है मेरा, हम तो मतलब कि तब मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा ना, बिकॉज़ मतलब कि अमोर्टाइजेशन में थोड़ा सा 2,000 तो माइनस किए हैं। हाँ, वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मेरा एक्चुअली 43 हो जाएगा। 43,000 में नेट, अच्छा बात बोला। जब हम पीएल बनाएंगे तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑब्वियस था। सेल 1,50,000 माइनस 7,000। तो अब मेरा स्टार्टिंग फिगर क्या है? 43,000 मेरा स्टार्टिंग फिगर है। अब मेरा कैश फ्लो कितना निकलेगा? इसमें क्या ऐड करूंगा? नॉन कैश आइटम ऐड करूंगा। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और 2,000 का ऐड कर, तो कितना हो गया? 50,000 हो गया। सुपर धीमान, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये सोचना है कि ये जो नेट प्रॉफिट वाला काम कर रहा हूं, ये नेट प्रॉफिट मैं कहां से उठा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये नेट प्रॉफिट मैं तुम्हारा पीएल से उठा रहा हूं, माने एक तो फर्म का पीएल से उठा रहा हूं, तब ये नेट प्रॉफिट के अंदर में जनरल रिजर्व ये सारी चीजें नहीं होती है ना। लेकिन अगर मैं पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद उठाऊं तो अब आएगा। तब पीएल अप्रोप्रिएशन में मेरा क्या होगा? यहां पर सपोज कर लो, अगर मैं एक स्टेप और नीचे चला जाता हूं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 रुपीज। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट अब 43 43 प्लस ये माइनस 5,000। माइनस है। हाँ, ये भी तो जनरल रिजर्व, जैसे हम लोग पीएल बनाते थे। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर देखो 50,000 माइनस 7,000 43,000। इसमें से 5,000 मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। तब मेरा हाँ नेट सर, तो ये भी ऐड कर देंगे। सर जनरल रिजर्व वाला भी ऐड करेंगे ना? हाँ, अभी मेरा इसको करने के बाद मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 38,000, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि मैं नेट प्रॉफिट का फिगर उठा कहां से रहा हूं। अगर मैं यहां से उठा रहा हूं तो फिर मुझे ये ऐड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से उठा रहा हूं तो मुझे जनरल रिजर्व ऐड करने का जरूरत पड़ेगा।
समझ में आ रही बात को? हाँ, एप्रोप्रिएशन में जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। समझ में क्या? तुम लोग जब सम करोगे, तुम लोग को जो ये सरप्लस, तुम लोग को नेट प्रॉफिट नहीं देगा, पहले तुम लोग को देगा सरप्लस। सरप्लस कहाँ होता है? कंपनी अकाउंट के हम लोग के सरप्लस जो होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे हम लोग का होता है सरप्लस। ठीक है, सरप्लस के अंदर ना बहुत सारे एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, जैसे डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड। ठीक है, ये सारे आइटम, डरो मत। ठीक है, ये सारे आइटम तुम लोग समझ गए ना लॉजिक? लॉजिक क्या है कि क्या नाम है, जो आइटम में कैश नहीं जा रहा है उसको सबसे पहले ऐड बैक करना। ठीक है, अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक और ट्रिक बताता हूं। मान लो यहाँ पीएल में, अब आस्ते आस्ते लोगों को घबराहट हो रही, क्या चल रहा भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है साहब। मान लो यहाँ पर तुम लोग को दिया हुआ है प्रॉफिट, या सपोज कर लो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है सेल, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, सपोज कर लो दिया है 5,000। क्या इससे हमारा प्रॉफिट का जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो चेंज होगा? नेट प्रॉफिट का फिगर चेंज होगा। नेट प्रॉफिट का फिगर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हाँ, तुमको सर। प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ मशीनरी में, क्या ये तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं सर, इन्वेस्टिंग है क्योंकि मशीनरी इन्वेस्ट है। हाँ, ये फाइनेंसिंग ये इन्वेस्टिंग में जाएगा क्योंकि मशीन बेचा है ना, मशीन इज इन्वेस्टमेंट। क्लियर कर लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो जो फाइनेंसिंग वाला आइटम है उसको भी लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लॉस दिखा रहे हैं हम, लॉस ऑन सेल होगा तो हमको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात को? आई नो इट विल टेक सम टाइम, और इसी के लिए हम लोग को बहुत पेशेंटली काम करना है, और हम लोग 3-4 दिन लगातार कैश फ्लो करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, इसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो लगेगा तुम लोग को वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 3 पार्ट होगा। पहला वाला पार्ट होगा जिसमें हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स या ये जो आइटम्स है इसको माइनस करेंगे। उसके बाद वो आइटम माइनस करेंगे जिसके अंदर कैश फ्लो नहीं हो रहा है, और उसके बाद हम तो देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस होता है उसके कारण भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉब्लम होता है। तो उसका 3 स्टेज है, समझ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 3 स्टेज है, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग विल बी रिलेटिवली इजियर, 1-2 एडजस्टमेंट होगा डेप्रिसिएशन वाला, वो अपन हैंडल कर लेंगे। उसके बाद अपना थर्ड स्टेज आएगा, ये क्या नाम है, फाइनेंसिंग वाला। फाइनेंसिंग वाला भी इजी होगा, कोई खास प्रॉब्लम होगा नहीं, खाली डिबेंचर वेंचर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, वो हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो हम लोग को सीधा प्रॉफिट ऐड करना। हाँ रिद्धि बोलो। सर, ये चैप्टर हो जाएगा क्या 2 दिन में? लग रहा है रिद्धि तुमको? ये चैप्टर 2 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसकी बहुत सारी क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज भी मैं कोशिश करूंगा, रात को टाइम मिलेगा तो आज हम लोग रात को भी करेंगे। ठीक है, तुम लोग जानते हैं ये जो चैप्टर है इसके अंदर में 70 सम्स है। कितना है? ठीक है, और मैं तुम लोग को झूठ नहीं बोल रहा हूं, कल मैंने 41 सम्स किए थे, खुद प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, सारे के सारे 41 रिवाइज करने के लिए। मेरे को तो झड़ जल्दी हो गया क्योंकि मेरा तो किया हुआ ही था। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के बार फिर किया तुम लोग को टाइम बताने के लिए कि तुम लोग को कितना टाइम लगना चाहिए। लेकिन तुम लोग का पहला पड़ाव जो होगा वो 40 सम्स का ही होगा। ठीक है, 40 सम्स तक करते करते, और इसके अंदर बहुत इजी होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हम लोग काफी काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज समझना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कैश फ्लो में कैश किसको मानेंगे? कैश फ्लो का मतलब जो चीज को हम रेडिली कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैश इन हैंड तो मेरा सबसे बड़ा आइटम हो गई, वो तो मेरे पास कैश है ही। ठीक है, फिर कैश एट बैंक भी मेरा कैश में आ जाएगा। ठीक है, तुम देखो इसमें बोल रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है नंदिनी? That is equal to cash. दैट इज इक्वल टू कैश। दैट मीन्स व्हाट? जिसको हम रेडिली बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या निकालना है? कैश तो रहेगा ही, बैंक तो रहेगा ही, फिर क्या बोल रहा है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब मान लो क्या तुम्हारे पास एक ऐसा कंपनी का शेयर है जो कोई भी खरीद लेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिलायंस का शेयर है, बेचने में टाइम लगेगा, 1 मिनट में बिकेगा, तो मार्केट में जाओ कोई भी खरीद लेगा, है ना?
तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो तुरंत का तुरंत बिक जाता है, जो लिक्विड हो जाएगा, एकदम एकदम बिना प्रॉब्लम के लिक्विड हो जाएगा, उसको भी हम कैश ही मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 2 महीना के लिए एफडी किया हुआ था, या 2 महीना के लिए कुछ खरीदा है, 3 महीना के लिए कुछ खरीदा, 6 महीना से पहले जो है सब शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या मेरा कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, इस सबको भी हम कैश एंड करंट एसेट्स नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट। एक मतलब मेरा करंट अकाउंट तो बैंक बैलेंस ही हो गया, ठीक है। तो हाँ बोलो द्वादश। So here we are basically talking about liquid assets, right? लिक्विड एसेट, जिसको हम लोग जल्दी से लिक्विड को कन्वर्ट करके फटाफट हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी के लिए लोगों ने टर्म ही यूज किया है कैश इक्विवेलेंट, माने जो कैश के बराबर है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास गोल्ड रखा है ना, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट ही है ना। मान लीजिए आपका एसेट में अगर गोल्ड है, तो क्या हम उसको कैश इक्विवेलेंट लेंगे? तुरंत तुरंत बेचेंगे, तुरंत बिकेगा, तुरंत पैसा आएगा, वो भी कैश इक्विवेलेंट ही है। लेकिन हम लोग का बैलेंस शीट में गोल्ड दिखाता नहीं है, तो हम लोग उसको कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं है, ठीक है। तो हम गोल्ड को मार्केटेबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात को? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश किससे होगा और आउटफ्लो ऑफ कैश किससे होगा, ठीक है। तो मैं एक एक तो पॉइंट पढ़ूंगा, आप लोग बताइएगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैश सेल में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। 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 तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं तुम लोग को एक बात और बता दूं, यहां पर ऑपरेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन का मतलब है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जिस चीज का बिजनेस है उसी को हम ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। तो मेरा परचेज और सेल दोनों क्या है? ऑपरेशन है। समझ में आ गया? तो कैश सेल करेंगे तो वो तो पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, माने बीआर बिल्स रिसीवेबल का पैसा आ गया, पैसा आ गया। इंटरेस्ट और हाँ। कमीशन रिसीव, इसमें भी इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, पैसा आ रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव, पैसा आ रहा है। इश्यू ऑफ शेयर, पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें ना इन लोग ने, एक सेकंड, इसमें ने इन लोग ने अभी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। ये लोग मोटा मोटी दे रहा है अभी, ठीक है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो करंट एसेट्स है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कमीशन रिसीव, नाउ आप कमीशन क्या चीज का रिसीव किए हो? अगर आपने कोई शेयर बेच के कमीशन रिसीव किया तो फाइनेंस में जाएगा, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी और फाइनेंस इन्वेस्टिंग में जाएगा, सॉरी वो वाला भी इन्वेस्टिंग, कमीशन रिसीव में इन्वेस्टिंग में जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट है ना। प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांस रिसीव किस में आएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो वो भी फाइनेंसिंग का आइटम है। इश्यू ऑफ शेयर किसका आइटम है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का। शेयर क्यों करते हैं? कैपिटल आता है भाई, सबसे मेन आइटम है फाइनेंस का। नंदनी जाग जाओ, चैन से जीना है तो जाग जाओ, है ना। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है। कैश परचेज किसका आइटम है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो पैसा जाएगा। जाएगा, परचेज कैश हो रहा है। पेड टू ट्रेड पेबल्स, माने बिल्स पेबल, ऑपरेटिंग है और ऑपरेटिंग है, पैसा जाएगा। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग जाएगा। ऑपरेटिंग, वेरी गुड। कैश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग है, Investing है, पैसा जाएगा। जा रहा है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट है, लोन एंड एडवांस सर हम लोन दे रहे हैं। अच्छा हम यहाँ पर रिपेमेंट होता तो मेरा फाइनेंसिंग में जाता। सोचो, हमने किसी को लोन दिया है, वो हमको पैसा देगा ना, तो मेरा फाइनेंस, वो इन्वेस्टिंग हो गया। लेकिन अगर हमने, हाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हमने अपना लोन रीपेमेंट किया है, बैंक को अगर हम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग है, क्योंकि मेरा बिजनेस के लिए पड़ रहा ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, माने डिबेंचर वापस कर रहे हैं, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का आइटम है। पैसा लिए थे अब वापस कर रहे हैं। समझ में आगे बात को? तो इसके अंदर 3 मेन हीरो है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ओएफआई न्यू, ठीक है। सबसे बड़ा हीरो इसमें कौन है? ऑपरेटिंग, जिसके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। एक बार ऑपरेटिंग कर लेगा, बाकी सब एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट टू डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड इनफ्लो अंडर ईच आइटम, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब हमको ऑपरेटिंग में कितना पैसा आया या गया, इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आया या गया, या फाइनेंसिंग में कितना पैसा आया या गया, ठीक है। और हम लोग को फाइंड पता करना है नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि कितना था, कितना हो गया, क्यों हो गया, ये हमको कैश फ्लो में पता करना है।
इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ कैश फ्लो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, ठीक है। ये रिवाइज वाला भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट को एक बार और पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट रीड करो जरा, तो नंदिनी रीड करो, कैश के अंदर क्या क्या आ रहा है, रीड करो। Cash comprises of cash on hand and demand deposits with banks. डिमांड Example, डिपॉजिट cash मतलब in समझ hand. गया ना, जब चाहेंगे तब पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब हमारा कैश है, ठीक है। नेक्स्ट कैश इक्विवेलेंट रीड करो नंदिनी। Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. Two conditions should be satisfied by an investment to be cash equivalent. It has a short maturity period of say 3 months or less than the date of acquisition that is purchased. It is subject to an insignificant risk of change in value. बोल रहा है कोई भी सामान जिसको आप 3 महीने के अंदर बेच लोगे, ठीक है, और बेचने पे उसका वैल्यू बेसिक चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात को, ठीक है। मतलब कोई भी सामान, जैसे आपके पास एक कंपनी का शेयर है, ठीक है, आप उसको 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लोगे कैश में, लेकिन कन्वर्ट करते टाइम उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। माने आपने 1000 का शेयर जब दाम गिर रहा था आपने 600 में कर दिया, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना टेक्निकल जाने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ये समझो कोई भी चीज को 3 महीने के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका वैल्यू बेसी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ठीक है, मार्केट फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर रिडेबल विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, ये सब हमारा कैश इक्विवेलेंट है। समझ में आ गई बात को? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो आईआईसी सिलेबस में दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा। याद रखना, अगर तुम लोग एग्जाम में मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, कैश, उसको कैश मानेंगे, कैश समझ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, कैश मानेंगे, ठीक है, ये कैश है, समझ में आ गया, कैश में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये 2 टर्म पे अंडरलाइन कर लो फटाफट, एग्जाम टाइम के लिए भी जब रिवीजन करेगा तो याद रखना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिखेगा हम लोग को, इसको कैश मानेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी दिखेगा हम लोग इसको कैश मानेंगे। समझ में आ गया बात को? यस सर। हाँ वो तो ठीक ही बात है, अब तुम ज्यादा सीख गए ना, 2 मिनट में हमको सिखा रहे हो। देखा 2 मिनट पहले सर को नहीं पता था, अभी सर को ही सिखाना चाहते सर कैश इक्विवेलेंट है, हम ही तो बता रहे घंटा से ठीक है, लेकिन मैं तुम लोग के लिए इजी कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में तुमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी दिखे तो मान लेना कैश ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा, ठीक है। चलो कैश फ्लो कहां से आएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इनफ्लो, ये सब छोड़ो फालतू बात, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो एक बार इसको रीड करो रिद्धि, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फटाफट। Operating activities. Operating activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing activities. जो भी एक्टिविटी हम अपने बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं और जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, पढ़ो द्वादश। Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets. Investment not included in cash equivalents. ठीक है, अब देखो शॉर्ट टर्म जो होता है वो तो हम कैश इक्विवेलेंट में ले लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म किस में ले लेंगे, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में ले लेंगे, ठीक है। तो जो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसको बेचना, खरीदना, मशीन, बिल्डिंग, ये सब इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलो धीमन रीड करो फाइनेंसिंग जोर से। Financing activities are the activities that result in changes in the size and composition of the owner's capital, including preference share capital in the case of a company and borrowings of the individuals. तो जो भी हम लोग अपनी कंपनी चलाने के लिए माने जो हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं वो इन्वेस्टिंग में आएगा। समझ में आ गई बात को? चलो अब हम लोग बात कर लेंगे फिर से थोड़ा सा डिटेल में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, देखो जैसे अभी हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर हमारा धंधा है तो माल तो बेचेंगे ही, माल बेच के जो कैश आएगा वो किस में आएगा, ऑपरेटिंग में ही आएगा, ठीक है। अगर हम टीचर हैं तो हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका पैसा भी हमारा ऑपरेटिंग में ही आएगा, ठीक है। कैश रिसीव ऑफ रॉयल्टी, फीस, कमीशन, अदर रेवेन्यू, ये सारा ऑपरेटिंग में आएगा। रॉयल्टीज ये सब क्यों आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसा कमा रहे हो तुम, ठीक है। फीस हम अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो ऑपरेटिंग है, मेरे बिजनेस के कारण ही हमको मिल रहा है,
ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, कैश पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, कैश पेड टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज फॉर सैलरी एंड वेजेस, कैश एंड पेमेंट रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस, अब देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहला तुम्हारे को यहाँ पर बैंड बजाने को आया है, ठीक है, इसको नोट करो, ये जो जो आइटम मैं बोल रहा हूँ ना ये तुम लोग को परेशान करेगा, ठीक है, इसको नोट करो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है पर लास्ट में आता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद आता है, हम बताएंगे इसका स्टेज, ठीक है। कभी कभी इनकम टैक्स का रिफंड भी आ जाता है हम लोग, ठीक है, तो वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। लेकिन इसका है ना दो, यहाँ पर एक अलग कहानी भी है कि मान लो अगर तुमको किसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिफंड मिला है, ठीक है, रिफंड मतलब क्या होगा? रिफंड मतलब तुमने टैक्स जमा किया 5,000 लेकिन सरकार बोला नहीं 4,000 ही लगेगा, 1,000 रिफंड कर देता, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कोई कैपिटल गेन था, ठीक है, तुमने कोई मशीन खरीदी और मशीन बेचा, उसमें तुमने कैपिटल बने, तुमने टैक्स दिया, उसका तुमको रिफंड आया है, तो वो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं बोलेगा तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। इसको जरा थोड़ा जोर से अंडरलाइन कर लो, ये इनकम टैक्स हम लोग को परेशान करेगा, ठीक है, ओके। चलो इसको थोड़ा सा ये बॉक्स को पढ़ लेंगे। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जरा रीड करो तो नंदिनी। Principal revenue producing activities means business activities that are operating, that is, activities carried by the enterprise to earn profit. For example, for a trading company, purchase and sale of goods is its principal revenue producing activity. For a computer manufacturing company, manufacturing and selling of computer is its principal revenue producing activity. ओके अब ये जो है ना, ये टर्म को याद करना चालू करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 हम लोग को तो दिया हुआ, इसको पढ़ा अपन, चलो इलस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं। अब इसमें पूरा आइडेंटिफाई, अब ये बुक हमको दे दो, ठीक है, अब हम तुमसे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा चीटिंग भी करेंगे और तुम लोग से थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे भी, ठीक है। चलो इसमें बोला आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। बोल रहा है इसमें जितना भी आइटम मैं तुमको बता रहा हूँ क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है, मैं एक एक जन से पूछता रहूंगा, सोच के सब लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो नंदिनी से स्टार्ट करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड, क्या ये ऑपरेटिंग है? हाँ सर। रिद्धि, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड, So operating. वेरी गुड। सैलरीज एंड वेजेस पेड, द्वादश। Operating. धीमन, पहला गुगली। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो फाइनेंस। फाइनेंसिंग, वेरी गुड, ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है, ओके। रीपेमेंट ऑफ लोन, नंदिनी, सर ऑपरेटिंग नहीं है, क्या है ये? ये इन्वेस्टमेंट। नहीं, फाइनेंस, Fin- लोन लेते हैं Finance. फाइनेंसिंग के, ठीक है। चलो इससे अपन का फाइनेंसिंग और वो भी रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। रिद्धि, परचेज ऑफ मशीनरी, Investing क्योंकि machinery purchase. वेरी गुड रिद्धि। द्वादश, डिविडेंड पेड, Financing. फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन याद मालूम है पीएल, जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, पीएल अप्रोप्रिएशन, तो उसमें हम लोग डिविडेंड दिखाते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो ये ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, वी विल डील विद दिस। चलो नेक्स्ट, अब किसका चाल है? सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल ना, सेल ऑफ व्हीकल है इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ व्हीकल, इन्वेस्टिंग, वेरी गुड, गेटिंग द हैंग ऑफ इट। चलो ये हो गया। अब एक्टिविटी टू स्टेट अ ट्रांजैक्शन, अच्छा यहाँ पे एक तो देखो ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक ट्रांजैक्शन जो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाए। Buying and selling of good, payment of purchase of good or receipt from sale of goods are always shown as operating activity. Similarly, salaries are always shown as operating activity. ठीक है, चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग आगे बढ़े, माने सीधा वो ट्रांजैक्शन से पढ़ लेते हैं, रिद्धि को 2 दिन में खत्म कर। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको ही पढ़ लेंगे तो इससे हो जाएगा, ठीक है। बोला आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड गिव रीजन एज व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग पता करना है, इन्वेस्टिंग सब लोग माइंड मेकअप कर लो, इन्वेस्टिंग को सोच गया
क्या समझ गया? गाड़ी बाड़ी बिल्डिंग फिल्डिंग, है ना? चलो, बोल रहा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या ये इन्वेस्टिंग है? सर किससे पूछना? हाँ नंदिनी, Yes, यस, हाँ, yes. ओके। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रिद्धि, नहीं सर। ये किस में जाएगा? ये वर्किंग कैप उसमें जाएगा, हाँ, फाइनेंस, ये ऑपरेटिंग करंट में। एसेट करंट लायबिलिटी में जाएगा, जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल निकलेगा, ठीक है? फाइनेंस तो नहीं है? नहीं नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, इसी तो माल खरीद रहे बेच रहे तो ऑपरेटिंग में आएगा ना ये। तो ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जाएगा, उसका भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग बाद में ट्रिक दिखा बताऊंगा बस, ठीक है? चलो, सर तो नोट्स टू अदर अकाउंट में। रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या ये इन्वेस्टिंग है? Yes. लोन है, लोन, तो फाइनेंसिंग होगा। फाइनेंसिंग होगा, वेरी गुड। चलो फाइनेंस, हाँ फाइनेंस, क्या फाइनेंस इज व्हाट डिबेंचर? क्या बोला? फाइनेंस इज व्हाट डिबेंचर? डिबेंचर परचेज, ध्यान से सुनना, डिबेंचर सोल्ड नहीं है, परचेज है। तो इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर परचेज इन्वेस्टिंग होगा नंदिनी, पर डिबेंचर सोल्ड जो है वो फाइनेंस है। क्यों? वो फाइनेंसिंग होगा। नंदिनी सो के उठो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। सर हम जगह में नहीं सो रहे हैं। डिबेंचर परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और कंपनी का डिबेंचर ले रहे हैं, और डिबेंचर सोल्ड करें तो अपनी कंपनी के लिए लोन ला रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग में आए, ठीक है? लोन एडवांस्ड, सर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, क्यों? किसी को लोन दे रहे क्योंकि हैं। एडवांस है। परचेज ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, क्योंकि पेटेंट्स खरीद रहे हैं, ठीक है? ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, ठीक है? कितना बजे? 8 बजे मेरा एक और क्लास है, ठीक है? तो हम लोग आज रात को लेकिन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग अपने बुक में अगर हो सर सके, मेरा स्कूल का क्लास है रात को 9:30 से 10:30। अपना स्कूल का क्लास भूल जाओ। सर नहीं। एक्स्ट्रा क्लास। जिसको पढ़ाई हाँ। करना है वो इलस्ट्रेशन नंबर